अपने हिसाब से बता दीजिए कि आप अपने हिसाब से क्या समझते हैं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या होता है? कोई भी? चलिए ठीक है, हम ही बताते हैं। यूनिफॉर्म सिविल कोड तो बेसिकली, हाँ, उससे पहले हम बता देते हैं कि आज के वेबिनार में क्या क्या चीज़ें डिस्कस की जाएंगी। तो पहले होगा अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट एंड नीड ऑफ यूनिफॉर्म सिविल कोड, कि यूनिफॉर्म सिविल कोड होता क्या है और उसकी आवश्यकता क्यों है हमारे देश में। दूसरा टॉपिक है एग्जामिनिंग की लीगल इम्प्लीकेशंस, की लीगल इम्प्लीकेशंस इसके क्या हो सकते हैं, और इस यूनिफॉर्म कोड को इम्प्लीमेंट करने में क्या क्या चैलेंजेस आते हैं, वो चीज़ें हम लोग डिस्कस करेंगे। थर्ड पॉइंट हमारा है एनालाइजिंग इट्स इम्पैक्ट ऑन पर्सनल लॉज एंड रिलीजियस फ्रीडम। देखिए, ये सबसे बड़ा सवाल है और सबसे बड़ा मुद्दा है आजकल का यूनिफॉर्म सिविल कोड के इम्प्लीमेंटेशन में, कि जो पर्सनल लॉज अलग अलग कास्ट के लिए, अलग अलग रिलीजन के लिए अलग अलग जो कानून बने हुए हैं, उसमें क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है। और जो रिलीजियस फ्रीडम है कि हम अपना रिलीजन है, जो जैसे हम हिंदू हैं, मुसलमान हैं, सिख हैं, ईसाई हैं, कोई भी रिलीजन के हैं, तो उस फ्रीडम को जो कॉन्स्टिट्यूशन में गारंटी किया गया है, फ्रीडम टू रिलीजन को, उस पर क्या असर पड़ सकता है। अगला पॉइंट है जो लैंडमार्क जुडिशियल इंटरप्रिटेशंस हैं और जजमेंट हैं, उसमें से कुछ को हम डिस्कस करेंगे इस वेबिनार में। पब्लिक ओपिनियन, लोगों का क्या ओपिनियन है यूनिफॉर्म सिविल कोड पे, उन पे क्या क्या डिबेट्स चल रही हैं, वो भी देखेंगे। और आखिरी में कि आगे क्या रास्ता है, किस तरीके से इक्वालिटी और डाइवर्सिटी को बैलेंस करके चलना चाहिए, ये सब चीज़ें आज के वेबिनार में हम लोग देखेंगे। तो आगे चलते हैं। तो कॉन्सेप्ट क्या है यूनिफॉर्म सिविल कोड का? तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन पे, सिंगल सेट ऑफ सेक्युलर लॉज टू गवर्न पर्सनल मैटर्स ऑफ ऑल सिटीजन्स ऑफ द कंट्री। तो बेसिकली यूनिफॉर्म सिविल कोड कुछ ऐसा है नहीं, एक सेट ऑफ लॉ है जो किसी धर्म से बाध्य नहीं है, किसी जाति से बाध्य नहीं रहेगा। और इंडिया के जितने भी पर्सनल लॉज लोगों पे लागू होते थे, वो हटके एक ही कानून रहेगा, वही इंडिया के सारे सिटीजन्स पे लागू होगा। ये आपका यूनिफॉर्म सिविल कोड है। तो इसको क्यों बनाया जा रहा है, या फिर क्यों सोचा जा रहा है बनाने के लिए? तो बेसिकली है टू रिप्लेस द डाइवर्स पर्सनल लॉज। जो इतने सारे पर्सनल लॉज इंडिया में बने हुए हैं, अलग अलग कम्युनिटीज के लिए लॉज हैं, अलग अलग रिलीजन्स के लिए लॉज हैं, तो उसको उसकी वजह से लीगल इम्प्लीकेशंस बहुत ज़्यादा हो जाती हैं, टेक्निकलिटीज बहुत ज़्यादा हो जाती हैं। तो उसको जो पर्सनल लॉज हैं उनको हटा के एक सिंगुलर कानून और या फिर कोड लाने का सोचा जा रहा है। जो पर्सनल कानून है रिलीजियस कल्चर्स या फिर जो भी कस्टम है, रीति रिवाज है, उससे चलते हैं, तो उसको रिप्लेस करेंगे सब, या फिर सोचा जा रहा है रिप्लेस करने का। टिपिकली क्या क्या इंक्लूड होता है इसमें? मैरिज यानी शादी, विवाह, डाइवोर्स, इनहेरिटेंस, प्रॉपर्टी का इनहेरिटेंस या कोई भी चीज़ हो गई उसका इनहेरिटेंस, बच्चे को अडॉप्ट कर रहे हैं, या फिर मेंटेनेंस जिसको गुजारा भत्ता बोलते हैं। ये सारी चीज़ें इसमें टिपिकली इंक्लूड होती हैं। तो आर्ग्यूमेंट्स यूनिफॉर्म सिविल कोड के क्या क्या, उसके बिहाफ में या प्रो में क्या बेनिफिट में आर्ग्यूमेंट्स दिए जाते हैं जनरली, कि जेंडर इक्वालिटी को प्रमोट करेगा यूनिफॉर्म सिविल कोड। जैसे पर्सनल लॉज में, कई लॉ में आदमियों को श्रेष्ठ माना जाता है, कई जगह पे औरतों को श्रेष्ठ माना जाता है, तो इस तरीके से इक्वालिटी कहीं ना कहीं खत्म हो जाती है, डाइल्यूट हो जाती है। तो मेन पॉइंट जेंडर इक्वालिटी है इस कोड का। नेशनल इंटीग्रेशन को
और मजबूत बनाना है, और जो लीगल सिस्टम है सिविल केसेस के मैटर में, क्योंकि हर कम्युनिटी के अलग अलग कानून हैं, हर रिलीजन के अलग अलग कानून हैं, तो इसकी वजह से लीगल सिस्टम बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है और बहुत टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है। तो उसी को सिंप्लीफाई करने के लिए और सरल बनाने के लिए यूनिफॉर्म सिविल कोड का नोशन लाया गया है। तो बेसिकली क्या ज़रूरत है यूनिफॉर्म सिविल कोड की? तो वही जो चीज़ें मैंने पहले आप लोगों को बताई थी, जेंडर जस्टिस और इक्वालिटी, इस चीज़ के लिए नीड है, इक्वालिटी के लिए, नेशनल इंटीग्रेशन को मजबूत बनाने के लिए ज़रूरत है, अलाइनिंग विद सेक्युलरिज्म, जो सेक्युलरिज्म का नोशन है जो कि आपका कॉन्स्टिट्यूशन में भी दिया गया है कि जो इंडिया है और उसके जो स्टेट्स हैं, राज्य हैं, किसी पर्टिकुलर धर्म या जाति के नहीं रहेंगे, वो सेक्युलर रहेंगे और सबको इक्वालिटी और ये सब चीज़ें रहेंगी। तो सेक्युलरिज्म को से अलाइन करने के लिए यूनिफॉर्म सिविल कोड को सोचा गया है। सिंप्लीफिकेशन ऑफ लीगल सिस्टम, जैसा मैंने आप लोगों को बताया था, लीगल सिस्टम को और सिंप्लीफाई करने के लिए यूनिफॉर्म सिविल कोड की ज़रूरत है। एड्रेसिंग आउटडेटेड एंड डिस्क्रिमिनेटरी प्रैक्टिसेस, जितने भी सिविल लॉज हैं, मैरिज से लेके, शादी विवाह से लेके, डाइवोर्स से लेके, एडॉप्शन, इनहेरिटेंस, सब बहुत ही पुराने कानून हो चुके हैं, जिसको आज के ज़माने के हिसाब से, आज की सोसाइटी के हिसाब से चेंज करना ज़रूरी हो चुका है। इसलिए यूनिफॉर्म सिविल कोड की ज़रूरत है। तो इसका कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क क्या है यूनिफॉर्म सिविल कोड का, वो हम समझेंगे पहले। आर्टिकल 44 यूनिफॉर्म सिविल कोड फॉर द सिटीजन्स, जो अनुच्छेद 44 है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का, तो खुद बोलता है कि द स्टेट शैल endeavour टू सिक्योर द सिटीजन्स अ यूनिफॉर्म सिविल कोड थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया। आर्टिकल 44 में साफ साफ दिया गया है कि जो राज्य है या फिर इंडिया है, सेंट्रल गवर्नमेंट है, स्टेट का, वो सारे सिटीजन्स जो इंडिया के हैं उनके लिए यूनिफॉर्म सिविल कोड सिक्योर करेगा, जो कि अभी तक इम्प्लीमेंट नहीं हो सका है, लेकिन आपके कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 44 में दिया हुआ है ये। इट इज नॉन जस्टिसिएबल गाइडेड प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट, ये एक ऐसा प्रिंसिपल है स्टेट का जो अभी तक लागू नहीं किया जा सका है, क्योंकि इसमें बहुत सारी रुकावटें भी हैं, कई सारी चीजें हैं जिसको हम लोग आगे देखेंगे। अब claims to replace laws of different religious communities with single set of laws applicable to all citizens। तो जैसा कि मैंने शुरुआत में ही आप लोगों को बताया था कि कई सारे कास्ट, कई सारे रिलीजन के लिए अलग अलग कानून हैं, जो उनके स्क्रिप्चर्स पुराने हो गए, महाग्रंथ हो गए, या कस्टम्स हो गए, बहुत पुरानी प्रैक्टिसेस जो चली आ रही हैं उससे बन के निकले हैं। तो उसको चेंज करके, उसको हटा के सिंगल सेट ऑफ लॉज, एक ही कानून पूरे भारतवर्ष पे लागू होने के लिए ये दिया गया है। तो इसका रिलेशनशिप क्या है फंडामेंटल राइट्स से, या फंडामेंटल राइट्स पे क्या असर पड़ेगा? तो डिबेट बहुत सारे होते हैं इसके ऊपर, बहुत सारे सवाल जवाब होते हैं। तो पहला जो डिबेट है वो क्या इन्वॉल्व करता है? डिबेट इन्वॉल्व्स कॉम्प्लेक्स इंटरप्ले विद फंडामेंटल राइट्स, स्पेशली जो यूनिफॉर्म सिविल कोड है, फंडामेंटल राइट्स से कॉम्प्लेक्स इंटरप्ले होता है। जैसे मान लीजिए आर्टिकल 14 है, इक्वालिटी बिफोर लॉ, तो ये यूनिफॉर्म सिविल कोड के जो जेंडर इक्वालिटी है, या कई सारे लॉज जो अलग अलग बने हुए हैं अलग अलग रिलीजन के लिए, अलग अलग कास्ट के लिए, उसको हटा के सभी के ऊपर एक ही कानून लागू होगा इसमें। तो कहीं ना कहीं इसमें आर्टिकल 14 जो कानून के समक्ष समानता का अधिकार है, इक्वालिटी बिफोर लॉ, वो उसी के
पैरेलल चल रहा है यूनिफॉर्म सिविल कोड। आर्टिकल 15 प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, कि भेदभाव नहीं होगा। अब जब एक ही कानून पूरे भारतवर्ष में हर एक व्यक्ति पे लागू होगा, तब डिस्क्रिमिनेशन का कोई सवाल ही नहीं उठता है। अभी आप देख रहे हैं एससी एसटी कास्ट के लिए एक्ट अलग से बना हुआ है, हिंदू मैरिज के लिए, हिंदुओं की शादी के लिए कानून अलग से बना हुआ है, स्पेशल मैरिज एक्ट अलग से बना हुआ है, मुस्लिमों के लिए पर्सनल लॉ जिसमें शादी, एडॉप्शन, ये सब चीजें दी हुई हैं, वो अलग से बना हुआ है। तो इससे कहीं ना कहीं डिस्क्रिमिनेटरी प्रैक्टिसेस, ऐसी विचारधारा लोगों में आ जाती है डिस्क्रिमिनेशन की, कि इधर ऐसे है उधर वैसे है। तो ये यूनिफॉर्म सिविल कोड आर्टिकल 15 के साथ ही साथ चल रहा है। आर्टिकल 21 कॉन्स्टिट्यूशन का आपको प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी करता है। तो प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ और पर्सनल लिबर्टी में भी यूनिफॉर्म सिविल कोड साथ ही साथ चलेगा, क्योंकि अगर एक ही कानून रहेगा तो सब पे एक ही तरीके से लागू होगा। आर्टिकल 25 फ्रीडम ऑफ कॉन्सियंस एंड फ्री प्रोफेशन, प्रैक्टिस एंड प्रोपगेशन ऑफ रिलीजन। तो जो आर्टिकल 25 देता है कि आप कोई भी प्रोफेशन कर सकते हैं, किसी भी रिलीजन के आप हों, किसी दूसरे रिलीजन में आप जा सकते हैं, धर्म परिवर्तन फ्रीली कर सकते हैं, किसी भी रिलीजन को आप मान सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं। ये आपके कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के आर्टिकल 25 में दिया हुआ है। तो इसके भी पैरेलल ही है यूनिफॉर्म सिविल कोड, क्योंकि जो रिलीजियस बेस्ड कानून बने हुए हैं या फिर धर्म के हिसाब से जो कानून बने हुए हैं, वो सब खत्म हो जाएंगे और एक ही कानून रहेगा जो सब धर्मों पे बराबर तरीके से चलेगा। तो इसके की इम्प्लीकेशंस क्या हैं, अब ये देखेंगे हम लोग। यूनिफॉर्म सिविल कोड के 3 की इम्प्लीकेशंस हैं। एबोलिशन ऑफ डाइवर्स पर्सनल लॉज, यूनिफॉर्मिटी इन फैमिली लॉ, और प्रमोशन ऑफ जेंडर जस्टिस एंड इक्वालिटी। ये 3 जो चीजें हैं, 3 पॉइंट हैं, वो बहुत ही की पॉइंट्स है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो यूनिफॉर्म सिविल कोड के हैं। एग्जाम्पल लेके देखते हैं, जैसे उत्तराखंड का एग्जाम्पल है एक, कि उत्तराखंड में सबको जानकारी होगी ही कि यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू हो चुका है 2024 में ही। तो उत्तराखंड में जो चेंजेस क्या क्या है, मैरिज और डिवोर्स में के कानूनों में चेंज आया, इनहेरिटेंस और सक्सेशन के कानूनों में चेंज आया, और आजकल जो नया नोशन निकला हुआ है लिव इन रिलेशनशिप्स, कि बिना शादी के ही गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड आपस में एक छत के नीचे रह सकते हैं, तो उसमें भी स्टैट्यूटरी प्रोविजन कुछ ऐड किए गए थे। तो पहला जो पॉइंट है मैरिज और डाइवोर्स, शादी और डाइवोर्स में मैरिज का, शादी का कंपलसरी रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी हो गया है, कि अगर आप शादी किए हैं तो उसका रजिस्ट्रेशन आपको करवाना ही है। और ट्रिपल तलाक, इद्दत या फिर निकाह हलाला जैसी जो प्रैक्टिसेस होती थी मुस्लिम पर्सनल लॉ में, उसको प्रोहिबिट कर दिया गया है, उसको रोक दिया गया है। और जो एज लिमिट तो सबको मालूम ही है, लड़कों का 21 ईयर्स होता है शादी की एज, और लड़कियों की 18 ईयर्स होती है। तो उसको भी यूनिफॉर्म सिविल कोड में स्टैट्यूटरी पावर दे दी गई है कि यही रहेगा। इनहेरिटेंस एंड सक्सेशन में क्या चेंजेस आए थे? इनहेरिटेंस एंड सक्सेशन में 2 चेंजेस आए थे, इक्वल राइट्स का और यूनिफॉर्म सक्सेशन रूल्स का। कि पहले जो भी सक्सेशन लॉज हैं उत्तराखंड के, उसमें पहले जो बेटियां होती थी उनको स्टैट्यूटरी कोई ऐसा लॉ नहीं था कि सबको समान अधिकार मिले किसी भी सब प्रॉपर्टी में अपने पिता की, या ये सब चीजें। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड में ये ऐड किया गया था कि लड़का हो या लड़की, सबको बराबर अधिकार मिलेगा संपत्ति पे, और सक्सेशन के भी यूनिफॉर्म रूल्स लाए गए थे। लिव इन रिलेशनशिप, लिव इन रिलेशनशिप का भी उत्तराखंड में रजिस्ट्रेशन कंपलसरी कर दिया गया है, मैंडेटरी कर दिया गया है यूनिफॉर्म सिविल कोड के तहत।
तो अगर कोई लड़का लड़की है, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड हैं और एक छत के नीचे रह रहे हैं, तो उसको उसका भी रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है, जैसे शादी का रजिस्ट्रेशन होता है। और लेजिटिमेसी एंड राइट्स, तो मान लीजिए लिव इन रिलेशनशिप में यूनिफॉर्म सिविल कोड के पहले अगर लिव इन रिलेशनशिप में कोई रहता था, तो उससे पैदा हुई हुई जो संतान होती थी उनको लेजिटिमेट नहीं माना जाता था। उनको जो संपत्ति में अधिकार होते हैं, गुजारा भत्ता के अधिकार होते हैं, इन सब चीजों से वंचित रह जाते थे वो। तो उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड आने के बाद अगर लिव इन रिलेशनशिप में भी अगर कोई बच्चा पैदा हो रहा है बिना शादी के, तो वो भी लेजिटिमेट बच्चा माना जाएगा और उसको वो सारे अधिकार मिलेंगे जो आमतौर पर शादी के बाद जो बच्चा होता है उसको मिलते हैं। गुजारा भत्ता से लेके संपत्ति में अधिकार से लेके जितने भी लीगल राइट्स होते हैं वो सब मिलेंगे। तो ये सब कुछ चेंजेस थे जो यूनिफॉर्म सिविल कोड लाया था उत्तराखंड में। तो कॉन्स्टिट्यूशनल और जुडिशियल इम्प्लीकेशंस क्या थे इसके? तो फंडामेंटल राइट्स से जो रिलेशनशिप है यूनिफॉर्म सिविल कोड का, उसको बैलेंस करने की कोशिश की गई है। जो फ्रीडम फंडामेंटल राइट्स हैं उससे पैरेलल यूनिफॉर्म सिविल कोड को चलाने की कोशिश की गई है। जैसे राइट टू इक्वालिटी हो गया, इक्वालिटी बिफोर लॉ हो गया, कानून कानून के समक्ष समानता, जेंडर जस्टिस, लड़के लड़कियों को एक ही तराजू पे तौला जाने लगा, ये सब चीजें आने लगी। और जुडिशियल प्रेसिडेंट यूनिफॉर्म सिविल कोड के आने से पहले ही कई ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में ने अपने कई सारे जजमेंट्स में पहले ही स्टेट को बोल दिया था कि आपको यूनिफॉर्म सिविल कोड लाने की जरूरत है, इसको जल्दी से जल्दी इम्प्लीमेंट कीजिए ताकि जेंडर जस्टिस सिक्योर किया जा सके, इक्वालिटी बिफोर लॉ सिक्योर किया जा सके, ये सब चीजें हैं। लेकिन ये सब इम्प्लीमेंट करने में कहीं ना कहीं बहुत परेशानी हो रही है। कहीं ना कहीं कई सारी रुकावटें आ रही हैं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड आज तक इम्प्लीमेंट क्यों नहीं किया जा सका है। तो पहला जो चैलेंज है यूनिफॉर्म सिविल कोड को इम्प्लीमेंट करने में, वो है सोशल और कल्चरल चैलेंज। तो बेसिकली डाइवर्स पर्सनल लॉज और कस्टम्स। पहला चैलेंज ये है कि पहले जिस तरीके से कई सारे रिलीजन हैं, कई सारे कास्ट हैं, सब कास्ट के लिए, रिलीजन के लिए अलग अलग कानून बने हुए हैं। और ये सारे जो कानून हैं पर्सनल लॉज से ही गवर्न होते हैं। जैसे कि पहले भी हमने बताया था, हिंदुओं के लिए अलग कानून है, मुस्लिमों के लिए पर्सनल लॉज अलग हैं, सिख ईसाई के लिए अलग हैं। तो ये सारी चीजों की वजह से, इतने सारे पर्सनल लॉज की वजह से जो कि गवर्न होते हैं, पुराने ग्रंथ हो गए या फिर कस्टम कस्टम हो गए, रीति रिवाज हो गए, इनकी वजह से लोग एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड को। और इम्प्लीमेंट करने में बहुत सारे चैलेंजेस भी हैं, क्योंकि अगर एक बार यूनिफॉर्म सिविल कोड इम्प्लीमेंट हो गया तो जितने भी पर्सनल लॉज हैं, डाइवर्स लॉज हैं, वो सारे खत्म हो जाएंगे। और चाहे आदमी किसी भी कास्ट का हो, किसी भी कम्युनिटी का हो या किसी भी रिलीजन का हो, हर किसी पे एक ही कानून चलेगा। कास्ट के जो अलग अलग कानून हैं, रिलीजन के जो अलग अलग पर्सनल लॉज हैं, वो सब खत्म हो जाएंगे। सेकंड पॉइंट है रेजिस्टेंस फ्रॉम रिलीजियस ग्रुप्स। अब जैसे कि अगर कई सारे रिलीजियस ग्रुप्स भी बने हुए हैं, हिंदुओं में हिंदू के रिलीजियस ग्रुप्स हैं, मुस्लिमों में मुस्लिम के भी रिलीजियस ग्रुप्स हैं, तो कहीं ना कहीं जो रिलीजियस ग्रुप्स हैं वो यूनिफॉर्म सिविल कोड को रेजिस्ट कर रहे हैं, चाह रहे हैं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू ना हो इंडिया में। क्योंकि जब रिलीजियस
कहीं ना कहीं ये डर बैठ जाता है, अगर पर्सनल लॉज खत्म हो जाएंगे और सब के ऊपर यूनिफॉर्म सिविल कोड जैसा एक ही कानून चलेगा, तो कहीं ना कहीं जो प्रैक्टिस हम कर रहे हैं, जो रिलीजन, उस पे भी कहीं ना कहीं रोक ना लग जाए। इस बात का डर होता है, भ्रम है, कुछ भी कह लीजिए। तो रिलीजियस ग्रुप्स भी रेजिस्ट कर रहे हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड को। एबॉलिशिंग कस्टमरी लॉज, जो रीति रिवाज से बने हुए कानून है, उसको खत्म करने के लिए वो भी खत्म हो जाएंगे अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड आया तो इसके लिए भी रेजिस्टेंस बहुत सारे हैं, क्योंकि कई इंडिया में अभी भी कई सारे लोग ऐसे हैं जो रिलीजन को, कस्टम्स को सबसे ऊपर मानते हैं। और इंडिया जैसे देशों में रिलीजन ही लगभग हर व्यक्ति की पर्सनल लाइफ का एक कोर माना जाता है, या होता भी है। इसीलिए तो नेक्स्ट पॉइंट है जेंडर जस्टिस वर्सेस ट्रेडिशन। तो पुराने जो लॉज हैं उसमें कई सारी चीजें ऐसी हैं जो जेंडर जस्टिस के खिलाफ भी हैं, इक्वालिटी के खिलाफ हैं। जैसे हिंदू मैरिज एक्ट में ले लीजिए, या फिर पुराने सीआरपीसी में जो था 125 में मेंटेनेंस का। आजकल देख रहे हैं कि मेंटेनेंस के जो कानून हैं उनका दुरुपयोग बहुत ज्यादा हो रहा है। जो मेंटेनेंस के कानून थे वो उन महिलाओं के लिए थे जो आप अपना भरण पोषण करने में, कमाने में असमर्थ हैं। जैसे जो पढ़ी लिखी महिलाएं नहीं हैं, जो गरीब वर्ग की हैं, जो अपने पूरा खाली अपने पति पे ही निर्भर हैं भरण पोषण के लिए। तो जो मेंटेनेंस के कानून थे, जैसे हिंदू मैरिज एक्ट में भी मेंटेनेंस का प्रोविजन दिया हुआ है, पुराने सीआरपीसी में भी मेंटेनेंस का प्रोविजन था, और अभी जो बीएनएसएस आया है उसमें भी मेंटेनेंस का प्रोविजन है। तो ये सब चीजों का आजकल दुरुपयोग बहुत ज्यादा हो रहा है। जो महिलाएं बहुत ज्यादा शिक्षित हैं और खुद को भरण पोषण खुद का भरण पोषण करने में, खुद को संभालने में सक्षम हैं, वो भी इस कानून का दुरुपयोग करके अपने पति को खाली परेशान करने के लिए मेंटेनेंस ले रही हैं। तो एक बार अगर यूसीसी आ गया, यूनिफॉर्म सिविल कोड आ गया, तो उसमें जेंडर इक्वालिटी भी आ जाएगी। अभी हाल ही में दिल्ली हाई कोर्ट ने एक जजमेंट पास किया था दिल्ली के लिए ही, कि जो शिक्षित महिलाएं हैं और जो खुद का भरण पोषण कर सकती हैं, उनको मेंटेनेंस नहीं मिलेगा। एक केस था अभी हाल ही का है, नाम याद नहीं आ रहा है मुझे, तो उसमें मेंटेनेंस रिजेक्ट कर दिया गया था ऑनरेबल हाई कोर्ट ऑफ दिल्ली द्वारा। तो ट्रेडिशन दूसरी चीज है, लेकिन जेंडर जस्टिस कहीं ना कहीं ट्रेडिशन में नहीं आता है। लैक ऑफ पब्लिक अवेयरनेस कि यूनिफॉर्म सिविल कोड असल में है क्या, इसके क्या क्या इम्प्लीकेशंस हैं, क्या क्या इसके फायदे हैं और क्या क्या नुकसान हो सकते हैं। ये सारी चीजों की जो अवेयरनेस है, कहीं ना कहीं लोगों में उतनी नहीं है जितनी होनी चाहिए। और कई सारे जो रिलीजियस ग्रुप्स होते हैं, पॉलिटिकल ग्रुप्स होते हैं, अपने फायदे के लिए, वोट बैंक के लिए जो चीज होती है उसको तोड़ मरोड़ के दिखाते हैं। तो कहीं ना कहीं यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में भी उल्टी सीधी तोड़ मरोड़ के ही चीजें पेश की जा रही हैं। आगे चलते हैं पॉलिटिकल एंड लीगल चैलेंजेस पे। यूनिफॉर्म सिविल कोड को इम्प्लीमेंट करने के लिए पॉलिटिकल चैलेंजेस क्या क्या हैं और लीगल चैलेंजेस क्या क्या हैं। लैक ऑफ पॉलिटिकल कंसेंसस कि आपके नेता ही नहीं चाह रहे हैं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू हो। क्यों? क्योंकि जो भी वोट बैंक पॉलिटिक्स है आजकल ज्यादा रिलीजन पे, धर्म पे ही आधारित है। जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, जैसे भारतीय जनता पार्टी, वो उसकी पॉलिटिक्स रिलीजन के ऊपर ही है, हिंदू मुस्लिम के ऊपर ही चलती है ज्यादातर। अगर आप
में से कोई बुरा ना माने, तो एक बार सोच के देखिएगा कि कोई भी मुद्दे अगर बीजेपी उठाती है तो ज्यादातर वोट बैंक पॉलिटिक्स में उनका रिलीजन के ऊपर ही मुद्दे होते हैं अक्सर। और अगर कहीं ना कहीं यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू हो गया तो पॉलिटिकल पार्टीज को ये भी डर होता है कि वोट बैंक कहीं हमारा खत्म ना हो जाए, ये सब चीजें। कॉन्स्टिट्यूशनल स्क्रूटनी, कि कॉन्स्टिट्यूशन में जो प्रोविजन दिए गए हैं उससे पैरेलल यूनिफॉर्म सिविल कोड को चलना होगा। तो उसके लिए बहुत ही ज़्यादा स्क्रूटनी की ज़रूरत है, बहुत ही ज़्यादा सोच समझ के हर एक कम्युनिटी को मद्देनज़र रखते हुए एक ऐसा सेट ऑफ रूल्स बनाना जो पूरे इंडिया में जितनी कम्युनिटीज़ हैं, जितने लोग हैं, सब पे बराबर से लागू हो और सबको वो फ्रीडम भी मिले जो कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट्स में इंश्राइन की गई हैं, कॉन्स्टिट्यूशन में इंश्राइन की गई हैं। तो ये बहुत ही टिपिकल वर्क हो जाता है जिसमें काफी समय लगता है। तो कहीं ना कहीं इसकी वजह से भी यूनिफॉर्म सिविल कोड इंप्लीमेंट नहीं हो पा रहा है। ड्राफ्टिंग कॉम्प्लेक्सिटीज, अब यूनिफॉर्म सिविल कोड को इस तरीके से ड्राफ्ट करना है कि हर रिलीजन, हर मजहब, हर कम्युनिटी को सारी फ्रीडम मिले और कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ ना जाए एक भी प्रोविजन। तो ये इंडिया जैसे देश में जहाँ पे बहुत सारी भाषाएं हैं, बहुत सारे रिलीजन हैं, बहुत सारे कास्ट हैं, तो ऐसा कोई कानून बनाना बहुत ही ज्यादा जटिलता का काम होता है। तो जिसकी वजह से बहुत सारा समय लगता है। और अगर ये कानून बन भी जाए तो पहले पब्लिक में उसको सलाह मशवरा के लिए या फिर कोई भी अगर रिवीजन उसमें करना है उसको पेश करना पड़ता है, उसके बाद ही ये लागू हो सकता है, जो कि बहुत ही मुश्किल काम है इंडिया जैसे देश में। फेडरलिज्म कंसर्न्स होते हैं बहुत सारे, और जुडिशियल बैकलॉगिंग, कि जुडिशरी में पहले ही इतने ज़्यादा केस पेंडिंग हैं, इतने ज़्यादा बैकलॉग लगे हुए हैं केस के, कि अगर एक ही बार में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू कर दिया जाए और पुराने सारे कानूनों को रद्द कर दिया जाए तो बहुत ही ज़्यादा टेक्निकलिटी फंस जाएगी, जिसमें सुप्रीम कोर्ट को या फिर जो भी ऑनरेबल कोर्ट है उनको पहले इंटरप्रेट करना पड़ेगा लॉ को, फिर उसके हिसाब से लागू करना पड़ेगा, तो उसमें काफ़ी समय बीत जाएगा। तो ये सारे 5 पॉलिटिकल और लीगल चैलेंजेस हैं जो यूनिफॉर्म सिविल कोड को इम्प्लीमेंट करने से रोक रहे हैं। तो पर्सनल लॉज जो हमारे होते हैं उसमें यूनिफॉर्म सिविल कोड का क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है। तो यूनिफिकेशन ऑफ लॉज, कि जो भी लॉ हैं अलग अलग उसको यूनिफाई करना, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है आप सब देख सकते हैं, supersedes and unifies diverse personal laws. For example, Hindu Marriage Act, Muslim Personal Law, Christian Divorce Act into one secular code, कि जो भी अलग अलग डाइवर्स कानून बने हुए हैं उसको मर्ज करना, यूनिफाई करना एक ही कोड में, एक ही कानून में, ये एक इम्प्लीकेशन है यूनिफॉर्म सिविल कोड का। सॉरी। सेकंड है प्रमोट्स जेंडर जस्टिस, aims to remove discriminatory and patriarchal provisions often found in existing personal laws. जो डिस्क्रिमिनेटरी प्रैक्टिस है जेंडर के लिए, या फिर जो पैट्रियार्कल यानी पुरुष प्रधान जो प्रोविजन दिए गए हैं कुछ पर्सनल लॉज में, उसको रिप्लेस करके सबको बराबर तराजू पे रखना, ये आपका एक और इम्पैक्ट है यूसीसी का पर्सनल लॉज में। आगे देखते हैं, इंश्योरिंग इक्वल राइट्स फॉर मैन एंड वुमेन, मैन और वुमेन, पुरुष और महिला पे के लिए इक्वल राइट्स, समान अधिकार, इन मैटर्स लाइक प्रॉपर्टी और डाइवोर्स, प्रॉपर्टी और डाइवोर्स जैसे मैटर में समान अधिकार
मिलेगा सबको यूनिफॉर्म सिविल कोड में। मॉडर्नाइजेशन updates laws to align with contemporary constitutional values and human rights standards। तो जो पुराने कानून थे कहीं ना कहीं उसको अपडेट करके जो अभी के कंटेम्पररी कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज जो संवैधानिक वैल्यूज हैं या फिर मानवाधिकार के स्टैंडर्ड्स हैं उसके बराबर में लाके खड़ा करना। जैसे कि एग्जाम्पल में जो शादी की एज है हर कम्युनिटी हर कास्ट में अलग अलग है, उसको हटा के खाली एक ही एज तय करना पूरे भारतवर्ष के लिए। जो पॉलीगैमी है एक से ज्यादा शादी करते हैं उसको एबॉलिश करना खत्म करना, ये इम्पैक्ट है यूनिफॉर्म सिविल कोड के पर्सनल लॉज पे। तो जो क्रिटिसिज्म है यूनिफॉर्म सिविल कोड का वो बेसिकली क्या है, तो क्रिटिसिज्म आपका ये है कि आर्टिकल 25 जो कॉन्स्टिट्यूशन का है उसको इन्फ्रिंज करता है। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये बेसिकली जो क्रिटिसिज्म है यूनिफॉर्म सिविल कोड का पब्लिक की तरफ से वो है। तो इसमें क्या कहा जाता है क्रिटिसिज्म में, जो क्रिटिक्स हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड के वो आर्ग्यू करते हैं बहस करते हैं कि जो फंडामेंटल राइट है जिसमें आर्टिकल 25 में जिसमें फ्रीली प्रैक्टिस करने का अधिकार दिया हुआ है कि आप किसी भी रिलीजन को प्रैक्टिस कर सकते हैं या फिर अपने रिलीजन को भी, as personal laws are considered essential to religious dignity and practice। तो ये आर्ग्यू किया जाता है कि जो पर्सनल लॉज हैं वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं रिलीजियस फ्रीडम को बचाने के लिए और रिलीजियस आइडेंटिटी और प्रैक्टिस को करने के लिए, कि आर्टिकल 25 इन्फ्रिंज करता है। अगला पॉइंट है इरोजन ऑफ माइनॉरिटी कम्युनिटी आइडेंटिटी। Fear that a uniform code will lead to cultural homogenization and the marginalization of minority community traditions and customs। कहीं ना कहीं ये डर भी है लोगों में कि जो माइनॉरिटी कम्युनिटी होती है, जो माइनॉरिटी कम्युनिटी ट्रेडिशंस से या फिर रीति रिवाजों से उनके कानून चलते हैं वो कहीं ना कहीं खत्म हो जाएगा और जो माइनॉरिटी कम्युनिटीज हैं वो अपना आइडेंटिटी खो देंगी। तो ये एक क्रिटिसिज्म है यूनिफॉर्म सिविल कोड का। थ्रेट टू डाइवर्सिटी concerned that a common law will override unique customary practices including those of tribal communities। तो कहीं ना कहीं जो डाइवर्सिटी है इंडिया की उसको भी खतरा हो सकता है यूनिफॉर्म सिविल कोड से, कि इंडिया की जो खूबसूरती है कि इतने सारे राज्य हैं, इतनी सारी भाषा है, इतने सारे रिलीजन हैं, लेकिन उसके बाद भी पूरा भारतवर्ष एक ही है। तो ये जो डाइवर्सिटी है इंडिया की यूनिफॉर्म सिविल कोड आने के बाद कहीं ना कहीं खत्म हो सकती है। ये सारे क्रिटिसिज्म है यूनिफॉर्म सिविल कोड के। और यूनिफॉर्म सिविल कोड में जो सपोर्ट में क्या क्या आर्ग्यूमेंट्स आते हैं वो देखते हैं। जैसे कॉन्स्टिट्यूशनल और लीगल पर्सपेक्टिव से डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, जो आर्टिकल 44 में दिया गया है कि कॉन्स्टिट्यूशन mandates the state to endeavor to secure a UCC for all citizens। आर्टिकल 44 में यूनिफाइड सिविल कोड को बनाने के लिए कहा गया है सुप्रीमेसी ऑफ फंडामेंटल राइट्स, कि जो फंडामेंटल राइट्स हैं, राइट्स टू रिलीजियस फ्रीडम जो आर्टिकल 25 में दिया गया है वो जो बाकी फंडामेंटल राइट्स हैं जैसे कि राइट टू इक्वालिटी जो आर्टिकल 14 में दिया गया है और जो जेंडर जस्टिस है उसको अदर फंडामेंटल राइट्स को, एक मिनट,
Supporters argue that the right to religious freedom, Article 25, is subject to other fundamental rights, such as right to equality. हाँ, तो जो सपोर्टर्स हैं वो आर्ग्यू करते हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड के कि जो आर्टिकल 25 में राइट टू प्रोफेस एनी रिलीजन दिया गया है वो सब्जेक्ट है, मतलब बाकी जो फंडामेंटल राइट है जैसे आर्टिकल 14 में दिया गया है राइट टू इक्वालिटी या फिर राइट टू जेंडर जस्टिस, जब ये सारे राइट रहेंगे तभी राइट टू रिलीजियस फ्रीडम रहेगा, ऐसा आर्ग्यू किया जाता है। सेक्युलर स्फीयर promotes argue proponents argue that law governing marriage and property are secular matters, not core religious practice, justifying state intervention for social reform। तो ये भी आर्ग्यूमेंट किया जाता है कि जो लॉज हैं, कानून हैं जो शादी और प्रॉपर्टी या फिर डाइवोर्स को गवर्न करते हैं वो सेक्युलर मैटर हैं, रिलीजियस मैटर्स नहीं हैं, ऐसा आर्ग्यू किया जाता है। चलिए तब अब केस लॉ में आते हैं हम लोग। पहला केस लॉ है शाह बानो बेगम केस 1985। तो इसमें इशू क्या था? इसमें इशू ये था कि मेंटेनेंस फॉर अ डाइवोर्स मुस्लिम वुमेन अंडर द सेक्युलर सेक्शन 125 सीआरपीसी। यही था कि जो मुस्लिम वुमेन है वो सेक्शन 125 सीआरपीसी में मेंटेनेंस क्लेम कर सकती है कि नहीं कर सकती है। तो इसका इंटरप्रिटेशन ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि सेक्युलर लॉ ओवरराइड्स पर्सनल लॉ टू प्रिवेंट डेस्टिट्यूशन। जो सेक्युलर लॉ है वो पर्सनल लॉ को हमेशा ओवरशैडो करेगा, हमेशा ओवरराइड करेगा। तो जो आर्टिकल 125 सीआरपीसी का है वो भी मुस्लिम महिलाओं पे लागू होगा और उसके अंतर्गत वो गुजारा भत्ता या फिर मेंटेनेंस क्लेम कर सकती हैं। तो इसका सिग्निफिकेंस क्या था? lamented that Article 44 reminds a dead letter and strongly urged its implications। कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इस पर्टिकुलर केस में कहा था कि जो आर्टिकल 44 है जिसमें यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात की जा रही है वो एक डेड लेटर है और यूनिफॉर्म सिविल कोड को जल्द से जल्द इम्प्लीमेंट करने के लिए अर्ज किया था सेंट्रल गवर्नमेंट से। अगला केस लॉ है सरला मुदगल केस 1995। सरला मुदगल एंड अदर्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस था ये। तो इसमें इशू ये था कि जो हिंदू मैन कन्वर्टिंग टू इस्लाम टू सोलमनाइज सेकंड मैरिज बाइगैमी। तो इसमें बाइगैमी का क्वेश्चन था कि जो हिंदू पुरुष हैं या हिंदू मैन हैं वो इस्लाम में कन्वर्ट हो जा रहे हैं, मुस्लिम बन जा रहे हैं सिर्फ दूसरी शादी करने के लिए, बाइगैमी करने के लिए। तो इसका इंटरप्रिटेशन ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि कन्वर्जन फॉर द पर्पस ऑफ इवेडिंग द लॉ इज इनवैलिड, द सेकंड मैरिज इज वॉइड। कि जो अगर किसी कानून को इवेड करने के लिए, किसी कानून से बचने के लिए अगर कन्वर्जन कर रहे हैं दूसरे रिलीजन में तो वो इनवैलिड माना जाएगा, और जो दूसरी शादी है वो प्राइमा फेसाई वॉइड मतलब शून्य होगी, माना ही नहीं जाएगा कि दूसरी शादी किए हैं। तो इसका सिग्निफिकेंस क्या था इस केस का? highlighted the misuse of personal laws and reiterated the urgent need of a UCC to prevent such legal circumvention। हाईलाइट की थी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की पर्सनल लॉ का किस तरीके से मिसयूज किया जा रहा है और यूनिफॉर्म सिविल कोड को इम्प्लीमेंट करने के लिए फिर से सेंट्रल गवर्नमेंट से अर्ज की थी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट। लेटर अफर्मेशंस, तो इसके बाद क्या हुआ? इक्वालिटी और सेक्युलरिज्म पे फोकस किया गया। एक केस था जॉन वेलेमेटन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2003। तो इस केस में स्ट्रक डाउन अ डिस्क्रिमिनेटरी प्रोविजन अगेंस्ट क्रिश्चियंस इन द इंडियन सक्सेशन एक्ट। इंडियन सक्सेशन एक्ट में एक डिस्क्रिमिनेटरी प्रोविजन दिया गया था क्रिश्चियन लोगों के खिलाफ, उसको हटा दिया गया, मतलब स्ट्रक डाउन कर दिया गया। तो प्रिंसिपल क्या था?
Civil matters like succession and marriage are secular and might align with constitutional equality. कि जो सिविल मैटर्स हैं, सक्सेशन से लेके शादी से लेके, वो सेक्युलर मैटर हैं, किसी धर्म विशेष के लिए नहीं होते हैं, और वो कॉन्स्टिट्यूशन में जो इक्वालिटी का प्रोविजन दिया गया है उससे अलाइन करता है ये बात। नेक्स्ट केस लॉ है श्रेया बानो वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2017, जिसमें इंस्टेंट ट्रिपल तलाक को असंवैधानिक घोषित किया गया था ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट द्वारा। तो इसमें प्रिंसिपल क्या था? रीइंफोर्स दैट पर्सनल लॉज आर सब्जेक्ट टू फंडामेंटल राइट्स, स्पेशली जेंडर जस्टिस। की जो पर्सनल लॉज हैं वो फंडामेंटल राइट्स के अधीन रहेंगे, और स्पेशली जेंडर जस्टिस की लड़का और लड़के के बीच में, लड़का और लड़की के बीच में समानता से रिलेटेड जो भी प्रोविजन है ये सब हमेशा ओवरशैडो करेंगे पर्सनल लॉज पे। तो पर्सनल लॉज के केस में क्या, सॉरी, यूनिफॉर्म सिविल कोड के केस में क्या फेवर में क्या क्या आर्ग्यूमेंट्स आते हैं प्रोपोनेंट्स केस के हिसाब से, उसको देखते हैं। पहला पॉइंट है जेंडर जस्टिस। तो यूसीसी is seen as the primary tool to eliminate discriminatory and patriarchal practices against women that exist in various religious personal laws। कि यूनिफॉर्म सिविल कोड को एक प्राइमरी टूल के रूप में, हथियार के रूप में देखा जाता है जो डिस्क्रिमिनेटरी और पैट्रियार्कल, पुरुष प्रधान प्रैक्टिसेस जो दी गई हैं कई सारे पर्सनल या रिलीजियस लॉज में महिलाओं के खिलाफ, उसको एलिमिनेट करता है, उसको खत्म करता है। तो कहीं ना कहीं जेंडर इक्वालिटी और जेंडर जस्टिस को प्रमोट करता है यूनिफॉर्म सिविल कोड। इसके कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे इनहेरिटेंस में, मेंटेनेंस में, या फिर पॉलीगैमी में। नेशनल इंटीग्रेशन, implementing a common set of laws for all citizens strengthen the sense of shared citizenship। तो ये आर्ग्यूमेंट दी जाती है कि अगर एक ही सेट कानून रहेगा, अगर एक ही कोड रहेगा, एक ही कानून रहेगा जो भारतवर्ष के सारे सिटीजन्स पे समान रूप से लागू होता है, तो वो सिटीजनशिप और नेशनल यूनिटी का सेंस लोगों में बढ़ाता है। तो वन नेशन वन लॉ का जो प्रिंसिपल है ये इसी से आया है। लीगल सिंप्लिसिटी, अ कोड sorry a single code will simplify the current complex legal framework, making justice administration easier and reducing contradictions arising from coexistence of multiple personal laws। कि अगर एक ही सेट ऑफ कोड रहेगा या फिर एक ही कोई कानून रहेगा जो पूरे भारतवर्ष के सभी सिटीजन्स पे, सभी नागरिकों पे समान रूप से लागू होता है, तो जेंडर जस्टिस या फिर जस्टिस एडमिनिस्ट्रेशन और इजी हो जाएगा। और जो अलग अलग कानून हैं, हर रिलीजन के अलग अलग कानूनों की वजह से कई बार कॉन्ट्राडिक्शंस हो जाते हैं, जो वो कॉन्ट्राडिक्शंस और कॉम्प्लेक्सिटीज खत्म हो जाएंगी अगर एक ही कोड, एक ही लॉ सब पे एक ही तरीके से लागू होगा। इसका एक एग्जाम्पल क्रिमिनल, जैसे सिविल मैटर का है, लेकिन क्रिमिनल मैटर्स में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता हो गया या भारतीय न्याय संहिता हो गया, जो कि पहले सीआरपीसी और आईपीसी था। उसमें पूरे भारतवर्ष पे आप कोई भी जुर्म करेंगे तो उस पे एक ही धारा लगेगी, एक ही तरीके की सजा है उस पे। तो इसी तरीके से यूसीसी का भी कॉन्सेप्ट है एक, irrespective of your religion or caste। Constitutional supremacy, it it upholds the supremacy of fundamental rights like Article 14 equality। कि जो यूसीसी है वो फंडामेंटल राइट्स को सबसे ऊपर रख के काम करेगा, जैसे फ्रीडम ऑफ इक्वालिटी, फंडामेंटल राइट आर्टिकल 14 हो गया, या फिर ओवर रिलीजियस कस्टम्स, ensuring that no personal law can violate constitutional morality।
यूसीसी इंश्योर करेगा कि कोई भी पर्सनल लॉ है वो कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर काम ना करे और कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी को खत्म ना कर सके या खतरे में ना ला सके। तो यूसीसी के विरोध में क्या क्या आर्ग्यूमेंट किए जाते हैं? थ्रेट टू डाइवर्सिटी एंड आइडेंटिटी, ये तो पहले ही बता दिए थे कि क्रिटिक्स आर्ग्यू करते हैं कि यूनिफॉर्मिटी इम्पोज करना, इसका मतलब जो कल्चरल और रिलीजियस फ्रीडम है जो आर्टिकल 25 में भारतीय संविधान में गारंटी की गई है, उसको कहीं ना कहीं कल्चरल होमिनाइजेशन कहीं ना कहीं खत्म कर देती है डाइवर्सिटी इंडिया की, ऐसा आर्ग्यू किया जाता है। माइनॉरिटी कंसर्न, जो माइनॉरिटी कम्युनिटीज होती हैं वहां से ज्यादा ऑपोजिशन आ रहा है यूसीसी के लिए कि जो यूसीसी है वो मेजॉरिटेरियन कानून है, तो वो कहीं ना कहीं जो यूनिक रिलीजियस प्रैक्टिसेस है जो माइनॉरिटी कम्युनिटीज में प्रैक्टिस की जाती हैं वो कहीं ना कहीं खत्म हो सकती हैं। Violation of federalism. Since personal laws are on the concurrent list, a nationwide UCC is criticized for potentially overriding state-specific customs and autonomy of certain religions, particularly scheduled tribes, often exempted in the concurrent proposals like Uttarakhand. तो फेडरलिज्म को वायलेट करना भी आर्ग्यू किया जा रहा है कि जैसे जो पर्सनल लॉज है वो कंकरेंट लिस्ट में होते हैं तो वो स्टेट का मैटर होते हैं, स्टेट उस पे कानून बना सकते हैं। लेकिन अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड आ गया तो स्टेट इस पर्सनल लॉज पे या फिर कोई कस्टम पे या स्टेट स्पेसिफिक कोई रीति रिवाज है उस पे कानून नहीं बना सकते हैं, उनका क्षेत्र अधिकार हट जाएगा उस पे से। तो कहीं ना कहीं ये सब चीजें भी जो पॉलिटिकल चीजें हो जाती हैं, ये भी कई सारे यूसीसी के अगेंस्ट में आर्ग्यूमेंट्स आते हैं। पॉलिटिकल मोटिवेशन, जैसे कि मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था कि द इशू इज ऑफन व्यूड थ्रू अ पॉलिटिकल लेंस with accusations that that current push is driven by electoral considerations rather than genuine consensus based social reform। कहीं ना कहीं ये सवाल भी उठता है कि जो करंटली पुश किया जा रहा है यूसीसी को, वो कहीं ना कहीं वोट बैंक पॉलिटिक्स के रूप में देखा जाता है और कई हद तक सच्चाई भी यही है। इसको जेन्युइन सोशल रिफॉर्म के रूप में देखा ही नहीं जा रहा है, इसको वोट बैंक पॉलिटिक्स बना के रख दिया गया है खाली। तो अब इससे आगे क्या क्या किया जा सकता है? तो गोवा मॉडल को ही जैसे एग्जांपल में ले लीजिए कि जो गोवा सिविल कोड है इज ऑफन साइटेड बाय प्रोपोनेंट्स एज अ शाइनिंग एग्जांपल ऑफ हाउ यूनिफॉर्मिटी कैन एग्जिस्ट इन इंडिया। तो गोवा सिविल कोड को एक एग्जाम्पल के रूप में लेके चला जाता है कि जिस तरीके से गोवा सिविल कोड लगातार चलते आ रहा है, तो वो एक चमकता हुआ उदाहरण है कि यूनिफॉर्मिटी इंडिया में भी एग्जिस्ट कर सकती है। लॉ कमीशन का क्या स्टांस था? जो 21st लॉ कमीशन थी जो 2018 में बनाई गई थी, वो कॉन्क्लूड किए थे कि जो यूनिफॉर्म सिविल कोड है वो अभी नेसेसरी नहीं है और इस स्टेज पे इंडिया के डेवलपमेंट में डिजायरेबल भी नहीं है। तो जो 21st लॉ कमीशन थी वो अपना रिकमेंडेशन ये दी थी कि जो अभी के रिलीजियस कानून है, पर्सनल कानून है, उसको रिफॉर्म किया जाए, उसको और बेहतर बनाया जाए, ना कि यूनिफॉर्म सिविल कोड को लाके। तो 2018 में ये रिपोर्ट आई थी। उसके बाद कंसेंसस अप्रोच। तो कंसेंसस अप्रोच में क्या है देखते हैं। द जनरल कंसेंसस अमंग रिफॉर्मर्स इज दैट any uniform civil code must be drafted after extensive inclusive consultation to ensure that borrowers do best ensures its borrowers the best most gender just provisions from all
religious laws rather than merely imposing one set of rules in all communities. तो आगे का क्या अप्रोच होना चाहिए या क्या हो सकता है, ये चीज है कि जो रिफॉर्मर्स हैं, जो पॉलिसी मेकर्स हैं, इम्प्लीमेंटर्स हैं, वो यूनिफॉर्म सिविल कोड को एक्सटेंसिव रिसर्च और इंक्लूसिव कंसल्टेशन कि जो रिलीजियस लॉज हैं अलग अलग बने हुए हैं उस पर रिसर्च की जाए, उसको अच्छे से समझा जाए कानूनों को, जो अलग अलग रिलीजन के लिए अलग अलग कानून बने हुए हैं, और उसके बाद जो स्टेक होल्डर्स हैं उस कानून के, जिन पे वो कानून लागू होता है, उनसे कंसल्ट किया जाए, उनसे सुझाव मांगे जाएं, और उसके बाद जितने भी अच्छे प्रोविजंस हैं हर कानून में, उस उन कानून से वो प्रोविजंस बोरो करके यूनिफॉर्म सिविल कोड में डाले जाएं। तो ये है बेसिक आपका यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में इन द जस्ट सारी चीजें। तो आज का वेबिनार का पूरा टॉपिक खत्म हो गया है। किसी को कोई भी क्वेश्चन पूछना हो, कोई भी सवाल हो, तो वो सवाल पूछ सकता है अपना।